ठीक है। वो एडिट कर देना भाई। You are now unmuted. ओके, गुड आफ्टरनून। अनमोल, दीपाली, केशव, क्षितिज, सोनाली, स्वाति, कैसे हो भाई केशव? बस ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाटा सफिशिएंसी स्टार्ट किया था, तो जितना भी किया था उतना समझ में आया था कि आप लोगों को। ओके, केशव कैसा रहा फिर एसबीआई पीयू का रिजल्ट? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक। क्वेश्चन नंबर 9 किया था हम लोग लास्ट क्लास में, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ट्राई करो। पहली बात तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 to 5 वाले स्टूडेंट्स रुके और ओल्ड स्टूडेंट्स रुके। नए स्टूडेंट्स जैसे रितेश, मनु वालिया, और प्लीज आप लोग इस क्लास को अटेंड मत करो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये एक मिसलेनियस टॉपिक है और आप लोगों का कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सारी नॉलेज होनी चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सब चीजों की, ठीक है। तो ये क्लास सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए प्लस 3 to 5 वाले स्टूडेंट्स के लिए। हाँ तो बेटा मैम आपको शायद कहना भूल गए होंगे, लेकिन यहाँ ये क्लास सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, बाकी स्टूडेंट्स आप लीव कर सकते हो। ये टॉपिक कोई अलग से कॉन्सेप्ट लेके नहीं आता, ये सारा जो पड़ा हुआ है उसका एक मिसलेनियस पार्ट है। मुस्कान, उमंग, ये क्लास आपके लिए नहीं है बेटा अभी। सर आप मुझे बोल रहे हो क्या? हाँ, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं ये क्लास उनके लिए नहीं है बेटा, ये ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए क्लास है, क्योंकि ये टॉपिक मेंस का है और ये मिसलेनियस टॉपिक है। आप लोगों का भी सिटिंग अरेंजमेंट, पजल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। ओके ओके सर, तो ना ही लगाए या बस ऐसे सुन लेते हैं? हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में क्या है ना, फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ये कैसे, ये क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि वो सब चीजें बताई जाएंगी, अभी आपको बताई नहीं गई हैं। ठीक है, आपकी ठीक है मर्जी सर, है। मैं चुपचाप सुन लेती हूँ फिर। सुन लो चुपचाप। ओके। ठीक है। हु इज द एल्डेस्ट अमंग द 6 फैमिली मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ। आपको पता लगाना है कि फैमिली में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे पहले आप देखोगे ए इज द डॉटर इन लॉ, ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है।
E is the grandson of F. Who is the father of B? E is the grandson of F. Who is father of B? ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में से अगर सिर्फ पहले स्टेटमेंट को देखोगे तो क्या आप आंसर कर पा रहे हो? नहीं। उसके बाद सेकंड है, No, sir. सेकंड सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहा है ए इज द यंगेस्ट, वेल ई इज नॉट द एल्डेस्ट, मतलब ई सबसे बड़ा नहीं है और ए सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ऑब्वियस सी बात है ये आंसर करने के लायक तो है नहीं सिर्फ, बट ये किसकी हेल्प करेगा वो भी देखेंगे। बी इज द फादर ऑफ सी। Who is grandson of F? D is the wife of E son and C's father. तो C का फादर कौन है? B। तो E D क्या हो जाएगा? इसकी वाइफ हो जाएगी। और किसकी और वाइफ है? ये E के सन की वाइफ है, तो बेसिकली B जो है E का सन होगा और F का कौन हो जाएगा फिर? F का जो भी होगा हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन यहां से आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि अब देखो यहां पर ए क्या है। अब बेसिकली इसको आप आंसर करने जाओगे अगर कि फैमिली में सबसे बड़ा कौन है, तो यहां पर एक डाउट है। डाउट क्या है कि ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। समझ रहे हो? एफ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। लेकिन अब आप इसको ये आंसर कब कर पाओगे? अगर आप सेकंड की हेल्प ले लो, क्योंकि सेकंड क्या कह रहा है? ए इज द यंगेस्ट। चलो वो तो मैटर नहीं कर रहा, तो ए तो हमेशा ऑब्वियस सी बात है सबसे नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगा। अब वो ये बोल रहा है आपको इतना डाउट था ना एफ और ई में, तो ई इज नॉट द एल्डेस्ट, तो ई एल्डेस्ट नहीं है तो एफ ही एल्डेस्ट होगा। लेकिन इसको आंसर करने के लिए आपको थर्ड के संग संग किसकी जरूरत पड़ी? इसको आंसर करने के लिए एफ इज द एल्डेस्ट किसकी जरूरत पड़ रही है? सेकंड की पड़ रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड रिक्वायर्ड। समझ में आया क्या? सेकंड एंड थर्ड जो आपको स्टेटमेंट है इसकी जरूरत है अपने क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। इंद्रनील समझ में आया? कहाँ गायब थे इतने दिन से? अरे एग्जाम था मेरा सर, इसलिए नहीं अच्छा, था। एग्जाम एग्जाम मतलब एकेडमिक्स एग्जाम थे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम था? नहीं, कॉम्पिटिटिव एनटीपीसी था। अच्छा, एनटीपीसी का एग्जाम था क्या? कैसा रहा? और सर इतना अच्छा नहीं रहा, मैं टफ था सर, थोड़ा क्वेश्चन जीएस पार्ट थोड़ा टफ था। जीएस ही तो है वहां पे, रेलवे के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग तो ठीक ठाक आती है। सर पहले फर्स्ट मंथ में सर साइंस नहीं दिया था, और हाँ, इस बार मैंने सोचा साइंस देगा। फिर इस बार भी साइंस नहीं दिया, हिस्ट्री जियोग्राफी 10 था, हाँ, और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ज्यादा था। वो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है एक्चुअली। उसमें क्या है, अगर आप मुझसे या फिर मोहित सर से पूछ लेते हैं थोड़े दिन पहले कि आप देने वाले हो, तो एक बुक आती है स्पीडी की। ठीक है, तो स्पीडी की बुक आती है ना, रेलवे सारा अपना जीएस का पोर्शन वहीं से बनाता है, पूरा का पूरा। अच्छा, हाँ, वो 40 क्वेश्चन वहीं से डालता है रेलवेज। बाकी मैं तो इसमें तो रीजनिंग। मुझे बोलिए। इसमें तो मुझे भी नहीं पता है कि एग्जाम देने जा रहा है, मुझे लगा घूमने जा रहा है। हाँ, ये होता है दोस्त। यस यही होता है दोस्त। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब तुम आप दोनों लोग बाद में लड़ लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। केशव ने कितनी अच्छी लाइन बोली है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। लगता है केशव यू हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे देखो इसे। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई करो सॉल्व करने का।
बहुत अच्छी बात है उमंग, अगर क्लियर हो गया। ठीक है, चलो सॉल्व करें। 6 book P, M, B, S, E and H are to be stacked together. Bottom book is given number 1 and 2 and so on. ठीक है, 1 2 3 4 5 6। देखते हैं ऑल 3 केशव। ठीक है केशव, देख लेते हैं। केशव ऑल 3 से पहले हमेशा ध्यान रखो कि अगर कम से कम स्टेटमेंट्स में भी काम हो रहा है तो वो सही होगा केशव। ऑल 3 तो ये है कि जब तीनों के बिना काम हो रहा हो। चलो देखते हैं इसे। ठीक है, पहला वाला क्या कह रहा है, देयर इज ओनली वन बुक बिटवीन बी एंड एम। बी और एम के बीच में सिर्फ एक बुक है। मैंने अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है तो मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, तो मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, देयर इज ओनली वन बुक बिटवीन बी एंड एम। पी इज गिवन इवन नंबर प्लेस। पी को कौन सी प्लेस दी जा रही है, इवन प्लेस दी जा रही है। ठीक है, तो क्या सिर्फ इस डाटा से हम लोग निकाल पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ इस डाटा से क्वेश्चन क्या निकालना है, विच इज गिवन नंबर 1, निकाल पाएंगे? नहीं। उसके बाद ई इज नॉट गिवन इवन नंबर प्लेस, इसका मतलब क्या है कि ई इज गिवन ऑड नंबर प्लेस। उसके बाद एम इज गिवन इवन नंबर प्लेस, तो एम को इवन नंबर प्लेस दी जाती है। एम इज नॉट केप्ट एट द टॉप प्लेस, एम टॉप पर नहीं है, एम टॉप पर नहीं है। तो इससे भी नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड से। एस इज गिवन ऑड नंबर प्लेस, थर्ड क्या कह रहा है, एस इज गिवन ऑड नंबर प्लेस। देयर आर टू बुक्स प्लेस बिटवीन पी एंड एस। E is placed immediate next to B from the bottom। इसका मतलब क्या है, E is kept just above B। इस लाइन का मतलब समझे आप लोग क्या? E is placed immediate next to B from the bottom, मतलब बॉटम से जस्ट ऊपर। इसका मतलब क्या है, E के जस्ट ऊपर B होगा। देखो, तो होने वाला काम तो इससे भी नहीं है, तो मतलब अगर मैं इंडिविजुअली देखूंगा तो मेरा काम नहीं होगा। लेकिन अगर अब मैं देखो यहाँ पर थर्ड से स्टार्ट करूं, थर्ड की कंडीशन को पुट करूं, तो S मेरा ऑड प्लेस पर है, तो S या तो यहां पे आ सकता है, तो 1 2 P यहां आ सकता है। ठीक है, S यहां आ सकता है, तो 1 2 P यहां आ सकता है। S यहां आ सकता है, तो 1 2 P यहां आ सकता है। ठीक है, E से जस्ट ऊपर B है, तो देखो E से जस्ट ऊपर B यहां आ जाएगा इस केस में, इस केस में यहां आ जाएगा, इस केस में यहां आ जाएगा, इस केस में यहां पे या यहां पे। तो थर्ड की किसी कंडीशन से काम नहीं बनना। ठीक है, अगर अब मैं थर्ड के साथ सेकंड को लूं, अगर मैं थर्ड के साथ सेकंड को लूं, तो देखो यहां पर देखो E जस्ट अबव B है और E की पोजीशन ऑड है। तो अगर आप इस वाले केस में देखो, ये वाले केस में, ठीक है, E से
जस्ट ऊपर कौन है, सॉरी बी से जस्ट ऊपर कौन है, ई, ई की पोजीशन क्या है, ऑड। तो देखो ई की पोजीशन ऑड है, यहां आ नहीं सकता, तो ये कंडीशन गलत हुई। ये कंडीशन क्यों गलत हुई, अगर मैं थर्ड और सेकंड को साथ में ले रहा हूं, क्या समझ में आया। मैंने थर्ड से स्टार्ट किया क्वेश्चन, 3 कंडीशन बनाई, उसके बाद तो क्वेश्चन सिंपली ऑब्वियस ही बात है कि 1 से सिर्फ, 2 से सिर्फ और 3 से सिर्फ सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने थर्ड और सेकंड को मिलाया, तो एक केस उसमें से खत्म हो गया। अब मुझे ई को ऑड प्लेस पर रखना है, तो देखो ई यहां पे आ नहीं सकता, बी यहां नहीं आ सकता, तो ई और बी यहां पे आएगा। क्या सही है ये बात, क्या ये बात ठीक है, ठीक। अब ठीक है, अब उसमें क्या क्या रखा है, एम इवन प्लेस पे है और एम टॉप पे नहीं है, तो एम इवन प्लेस पे है तो एम यहां आ जाएगा। तो यहां पर ऑब्वियसली बात है जो बचा हुआ है उसका आंसर आ रहा है। लेकिन इसको भी चेक करो, इससे अलग आंसर नहीं आना चाहिए, इससे कटना चाहिए बेसिकली। देखो अब यहां पर क्या है, ई किस पे चाहिए आपको, ऑड प्लेस पे, यहां आ जाएगा नहीं, ई आएगा यहां पे और बी आएगा यहां पे। ठीक है, अब m को कहां रखना है, क्योंकि सेकंड और थर्ड कंबाइन कर रहा हूं, तो m को इवन प्लेस चाहिए, तो इवन तो ये बचा, लेकिन m टॉप पे नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन खत्म हो गई। तो बेसिकली ओनली थर्ड और सेकंड से मेरा आंसर आ गया। अगर ऐसा हो जाता है केशव, तो ऑल की जरूरत तो बिल्कुल पड़ने वाली नहीं है, ऑल की कंडीशन तो बिल्कुल पड़ने वाली नहीं जरूरत केशव। यस सर, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था। हाँ देखो देखो, मिनिमम से मिनिमम डाटा का यूज करके हमें क्वेश्चन अगर हमारा एग्जैक्ट बन रहा है तो ठीक है। अब एक्चुअल में हुआ क्या था, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर यहां पर भी सेटिफाई हो जाता तो ये आंसर नहीं होता, क्योंकि थर्ड और सेकंड को मिलाने के बाद भी दो दो आंसर आ रहे हैं। दो दो आंसर आने का मतलब क्या है कि नंबर 1 पोजीशन पे दो अलग अलग लोग बैठे हैं, तो थर्ड और सेकंड का कॉम्बिनेशन गलत हो जाता। बट ऐसा नहीं हुआ, बाकी की 2 कंडीशन कट गई और एक एग्जैक्ट आंसर मुझे मिल गया, इसलिए थर्ड और सेकंड का कॉम्बिनेशन सही है। कोई और आंसर किसी को लग रहा है क्या, बताओ, क्या समझ में आ गया। सर तो जो एच के बारे में डेटा गिवन नहीं है तो वो एच मतलब लास्ट वाले प्लेस पे आएगा। हाँ तो एच तो फिर जगह तो एक ही बची ना, एच तो जगह ही तो एक ही बची और एक ही वेरिएबल बचा है। ठीक है, तो हाँ सर मेरा भी मतलब अप्रोक्स यही बन रहा था ठीक है, अरेंजमेंट। देव और इंद्रनील क्लियर है, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक के मेंस का टॉपिक है। सर हाँ मुझे ये वाला लाइन समझ में नहीं आया, इज प्लेस्ड इमीडिएट नेक्स्ट टू बी फ्रॉम बॉटम, बॉटम से अगर जाओगे तो बी के जस्ट बाद ई आएगा। अनमोल ये कैसे डिसाइड करेंगे कि स्टेटमेंट 3 से स्टार्ट करना है, मतलब बी के ये इमीडिएट अबव होगा। हाँ इमीडिएट होगा, अभी तो ये मैंने ऊपर एरो बनाया है। ठीक है, ओके अनमोल ये तो डिसाइड नहीं कर सकते बेसिकली, ये डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो एक ऑल ऑफ अ सडन बात है कि मैंने थर्ड पे लास्ट खत्म किया तो थर्ड की कंडीशन बनाकर देख लिया। ठीक है, यस। ये क्वेश्चन पता है आपका कितने मार्क्स का आता है, ये क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर का मेंस में। क्लियर है सबको। अनमोल ये आपको अभी एक्चुअल में पता है, आप लोगों को सिनारियो थोड़ा पता नहीं है मेंस का। हाँ आपके पता है, अगर 45 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं ना, 60 मिनट्स मिलते हैं इसके लिए, 60 मिनट। 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, इसका मतलब लगभग आपके 60 में से 35 नंबर। पता है ये स्कोर आपका टॉपर्स की लिस्ट में होगा, ये सच्चाई है। जी हाँ अनमोल, प्री में और मेंस में यही फर्क है। तो सर मैं ये बोलूं, हाँ बिल्कुल। सर मैं पूछ रहा हूँ कि देखिए इसमें टाइम लग रहा है, मतलब इस टाइप के, मतलब और आपको मिल इसमें रहा है 2 मार्क्स, लगभग आपको तो ऐसा 2 कोई मिनट्स लग सकती है प्रैक्टिस के बाद। कितने मिनट्स? 2 मिनट्स। अच्छा नहीं, मैं ये बोल रहा था कि सेम दिमाग या सेम टाइम इन्वेस्ट करके अगर मैं ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन कर लूं तो दिस शुड बी द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हम लास्ट में अटेंड करें, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अब ये ना क्वेश्चन बड़ा मतलब ऐसा है कि मैं आंसर करना भी चाहूं और नहीं करूं, तो आपसे ये बोलूं देव, ये एक्सपीरियंस थोड़ा खुद से लो। ठीक है, खुद से कैसे, आपको क्या लग रहा है कि सर 2 मार्क्स के लिए जा रहा हूं, इससे बेटर है कि मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जाऊं।
5 मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभी ऐसे होते हैं जो सॉल्व ही नहीं कर पाते आप, समझ रहे? एक बार मेंस का, अभी तो मैं चाहता नहीं हूँ आप सॉल्व करो पेपर, क्योंकि आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है। आपको पता है कि क्यों प्री के लिए इतना फोकस किया जाता है? क्योंकि जो कैंडिडेट प्री को निकाल लेता है, तो ऑब्वियस सी बात है, प्री को निकालना इतना आसान तो है नहीं, लेकिन अगर उसने प्री को निकाला है तो बेसिकली ही और शी हैज टच्ड दैट लैंडमार्क, उसने, उस पर्सन ने उस लैंडमार्क को टच किया, तो वो लैंडमार्क को टच किया, इसका मतलब उसका माइंड बन चुका है, प्रिपेयर हो चुका है मेंस के क्वेश्चन को फोकस करने के लिए। समझ रहे हो? मैं सिर्फ आपसे इसलिए मना नहीं करता कि मेंस मत देखो, क्योंकि आप, मैंने हमेशा से देव एक सीक्वेंस बताया है, ठीक है, कि पहले क्लर्क का प्री, फिर एसबीआई क्लर्क का प्री, फिर आईबीपीएस पीओ का प्री, फिर एसबीआई पीओ का प्री। जब यहां तक आपको अच्छा फील होने लगे कि स्कोर, हाँ, एक बैलेंस स्कोर बन रहा है, प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, तब, हाँ, तब जाकर आपको मेंस टच करना है, ठीक है? हाँ केशव, 2 से 2.5 मिनट में अगर करते हो तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर, अच्छा, जैसे उमंग थोड़ा सा शॉक हो रही है कि सर ऐसे कैसे इतनी कम कट ऑफ। उमंग, लास्ट ईयर का बताता हूँ आपको मैं, एसबीआई पीओ का जो प्री का कट ऑफ गया था जनरल के लिए, वो गया था 71, ठीक है, 100 में से। और एसबीआई पीओ तो ये मेंस, एसबीआई प्री का 71 गया था, इस बार तो 58.5 ही रहेगी। बेटा क्योंकि पेपर इस बार बहुत टफ आया था, ठीक है, और लास्ट टाइम पेपर उन्होंने सिंपल बना दिया था, ठीक है। इस बार उन्होंने 35 में से ना 23 से 25 मार्क्स के सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पूछे थे, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, मैं कर ही नहीं पाई उनमें से, मुझे लग रहा है एक पजल मुश्किल से हुई होगी मेरी। तो मत करो ना, अभी अभी मुझे पढ़ा तो लेने दो, फालतू में डिमोटिवेट हो रहे हो, एक सीक्वेंस में चलो, ठीक है। अब 71 गई कितने में से? 100 में से प्री की। मेंस की जनरल की कट ऑफ 71 72 इसके बीच में रही थी, कितने में से पता है? कितने में से? आई थिंक 200। 200 में से। ओ, ये तो बहुत, कम मतलब नहीं है, सच्ची इतना मुश्किल। कम नहीं है, पेपर बहुत अच्छे लेवल का आता है, ठीक है। ओके सर, यस सर। इसलिए बोलता हूँ कि एक सीक्वेंस में चलो। ऐसा है ना, आप, क्योंकि कोई, देखो रटन तो यहाँ पर कुछ है नहीं, रटन विद्या तो कुछ है नहीं कि ये रट लिया, ये रट लिया, ये रट लिया, ये रट लिया, काम हो जाएगा। यहाँ पर एसबीआई और ये बैंकिंग के एग्जाम में एक चीज है, धीरे धीरे करके ना दिमाग उस लेवल पर पहुंचाना पड़ता है। आपको अगर पहले दिन मेंस का सवाल करा दिया जाए, आप भाग जाओगे, आप बोलोगे मुझ, मेरे बस की है नहीं, मेरे बस की है नहीं ये होना। लेकिन होता क्या है कि भाई वो ना एक सीढ़ी है, धीरे 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 चढ़ोगे तब ऊपर पहुंचोगे, समझ रहे हो? ये सच्चाई है, रियलिटी है बैंकिंग एग्जाम्स की। ओके केशव, क्लियर है ये क्वेश्चन? यहाँ पे सब आरसी है। इंद्रनील मुझसे बोलता है कि सर आप सिटिंग अरेंजमेंट या पजल पढ़ा रहे हो या आरसी के क्वेश्चंस करा रहे हो। देव, अगर कल इंद्रनील होता और जो लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था पजल का, तो शायद इंद्रनील सो जाता उस टाइम पे। हाँ, इसलिए तो मतलब जब आपने पूछा कि देव इंद्रनील कहाँ है और वो दिखाया, तब मुझे समझ गया था कि ये ब्रह्मास्त्र ने उसके लिए रेडी किया है। अभी तो बहुत सारे ब्रह्मास्त्र आएंगे, देखो अभी नेक्स्ट वीक। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। एक्चुअली में मैं ऑप्शंस इंक्लूड करना चाह रहा था, लेकिन क्वेश्चंस की लेंथ इतनी बड़ी है कि ऑप्शंस इंक्लूड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑप्शंस इंक्लूड करने के बाद आपको, आप बेसिकली, एक्चुअल में क्या है ना, अभी जैसे आपको 2 ढाई 3 मिनट लग रहा है, आपके सामने जब ऑप्शंस आएंगे तो अब आप ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे कि अगर 1 की जरूरत पड़ रही है तो 1 के संग क्या क्या ऑप्शन में है, फटाफट से फिर उसको ही चेक करोगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सब कुछ चेक करके देख रहे हैं, बट ऑब्वियस ही बात है वहां पर आपका टाइम रिड्यूस होगा जब आप ऑप्शन देखोगे। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, आप लोग टाइम लो, उसको सॉल्व करो। मैं तो सब लोगों से एक ही चीज बोलूंगा, रीजनिंग के लिए ज्यादा कुछ मत करो, सिर्फ एक सीक्वेंस को फॉलो करो और प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लो, ठीक है। रीजनिंग में मैं बोल रहा हूं आपके आराम से
25 या 28 प्लस बनने लगेंगे क्वेश्चंस, स्कोर बनने लगेगा बेसिकली, ठीक है, और वो बहुत इनफ है। इस बार बहुत से लोग हार मान के बैठ गए थे एसबीआई के एग्जाम के बाद, 60 अटेम्प्ट हुए हैं, 62 हुए हैं, 63 हुए हैं, बट कहीं ना कहीं एक गट फीलिंग कह रही थी कि पेपर पिछले ऐसे लेवल का है ही नहीं, और एकदम से डाउनफॉल हुआ, 13 मार्क्स कट ऑफ नीचे गिर गई। मैं तभी बोलता हूँ कि एग्जाम से पहले जाकर पहले से अपना माइंडसेट लेके ही मत जाओ कि यार लास्ट टाइम 70 गई थी तो कम से कम 80 अगर अटेम्प्ट करूंगा और 90% एक्यूरेसी होगी तब जाकर पेपर निकलेगा। भैया पिछली बार क्या था, इस बार क्या है। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो लोग इस माइंडसेट के साथ जाते हैं ना पेपर देने कि पिछली बार 70 कट ऑफ थी, इस बार 80 अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, वो पता तुक्के मार आते हैं, और फिर तो जो होता है 20-20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और सीधे गाड़ी गिरती है बिल्कुल रेस से बाहर। मेरे अकॉर्डिंग इंद्रनील देखो, एक्चुअली रेलवे के एग्जाम में क्या होता है, दो तरीके से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। एक तो आपके 100 में से जो स्कोर आता है उस पर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रो स्कोर, ठीक है, 100 में से आप जो स्कोर करते हो। उसके बाद नॉर्मलाइज होता है स्कोर, और पता है रेलवे में नॉर्मलाइजेशन मतलब किसी किसी को तो ऐसे मिलता है, भरमार मिलती है नंबरों की। जैसे अगर आपके 100 में से 65 नंबर आए तो हो सकता है आपका ये स्कोर बढ़कर 80 हो जाए, नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है, और हो सकता है 65 का 65 ही रहे, या 65 का 67 या 68 हो जाए, ठीक है। तो जो कट ऑफ प्रिपेयर होती है वो प्रिपेयर होती है नॉर्मलाइज स्कोर पर। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं विद 95% एक्यूरेसी, जनरल की बात कर रहा हूं, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं विद 95 एक्यूरेसी, 95% मतलब 67 या 66 क्वेश्चन सही हैं, तो आपके चांसेस है प्री क्लियर करने के, ठीक है इंद्रनील। क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी ना तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर भी अच्छा होगा, बढ़ेगा मतलब स्कोर नॉर्मलाइजेशन में। या 60 क्वेश्चन तो मैं तो रीजनिंग के अटेम्प्ट करे आते, मैं तो रीजनिंग तो पता बहुत इजी आता है रेलवे में, ठीक है। चंद्रिका को नन लग रहा है, 64 की है, चलो वेट करो, हो सकता है 64 में से अगर 62 सही हो जाए तो भी चांसेस है। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए। The 7 persons A, B, C, D, E, F, G were born in different months from January to July, not necessarily in the same order. Who among the following was born in January? तो देखो, Jan, Feb, March, April, मई, जून, जुलाई। B was born in a month which was having 31 days, तो 31 डेज के लिए जनवरी में भी हो सकता है, मार्च, मई, जुलाई में भी हो सकता है। 2 person were born between B and A. A was born after B. A B के बाद पैदा होता है, तो देखो यहाँ पर जुलाई में तो अब जुलाई में बी नहीं हो सकता, मई में नहीं हो सकता, क्योंकि मई में अगर होगा तो ए और बी में 2 का गैप है और ए उसके बाद पैदा हुआ है, तो अब या तो बी यहां पर मार्च में होगा या बी या जनवरी में होगा, ठीक है। और इसके 2 बाद कौन है, ए है, तो अभी फिलहाल पहले स्टेटमेंट के संग ये 2 कंडीशन बन रही है। अब आप में से सोच रहे होगे सर आंसर तो आ गया, बी वॉज बोर्न इन जनवरी, लेकिन बेटा पहले स्टेटमेंट से कंडीशन कंफर्म नहीं हो रही है, बी हो भी सकता है, बी नहीं भी हो सकता। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। उसके बाद एफ वॉज बोर्न जस्ट आफ्टर ए, एफ का जो बर्थ है वो ए के जस्ट बाद हुआ है, चलो ठीक है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आंसर जो हमें चाहिए। उसके बाद सी वॉज बोर्न इन अ मंथ विच वॉज हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेज, तो सी के सी यहां पर हो जाएगा। अगर हम पहली कंडीशन से तो आंसर आ नहीं रहा, ठीक है, पहली कंडीशन से तो आंसर आ नहीं रहा, देखते हैं, ठीक है। उसके बाद सी फरवरी में बॉर्न हुआ है, पहली कंडीशन से तो आंसर आ नहीं रहा, दूसरी से देखते हैं। डी वॉज बोर्न आफ्टर एफ, डी वॉज बोर्न आफ्टर एफ, ठीक है, ठीक है। बी इज नॉट बोर्न इन मार्च, बी मार्च में पैदा नहीं होता है, चलो ठीक है, बी मार्च में नहीं है। अब मुझे ये बताओ क्या इस सिर्फ सेकंड से आंसर आ जाएगा?
सिर्फ सेकंड से आंसर आ जाएगा? नहीं सर। सिर्फ सेकंड से, क्योंकि जनरली आप इसको देख लो कि सी फैब में है, बी मार्च में लेंगे, चलो ठीक है उसे हटा दो। तो भाई ये तो कंडीशन कितनी सारी बन सकती है ए एफ को और एफ और डी को लगाकर, ठीक। लेकिन अगर आप अभी देखो, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड लिखा, तो फर्स्ट से अकेले नहीं हो रहा, सेकंड से अकेले हो रहा, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके देख लो। तो अब आप देखो कि ए के जस्ट बाद एफ है, तो एफ यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एफ यहां आ जाएगा। अब यहां पर ये लिखा है कि बी मार्च में पैदा नहीं हो रहा, तो ये वाली तो ऊपर कंडीशन खत्म हो गई ना, बात खत्म हो गई, यही आंसर आ गया पहले और दूसरे से। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन जनवरी, जनवरी में पैदा कौन हुआ है, जनवरी में पैदा कौन हुआ है। तो यहां से जब दूसरे स्टेटमेंट को पहले के संग देखा, हाँ थर्ड देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, वो तो एक बार ऑप्शन से भी आपको हो जाएगा क्लियर, थर्ड को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बी ऑब्वियस ही बात है, मार्च और जनवरी में डाउट था और हमें यही पता करना था कि जनवरी में कौन पैदा होगा। तो यहां पर जब उन्होंने दे दिया बी इज नॉट बोर्न इन मार्च, तो ये कंडीशन खत्म, आंसर आ गया, आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। क्या क्लियर हुआ चंद्रिका? चंद्रिका, राधिका, ये क्लास आपके लिए नहीं है बेटा, क्योंकि ये आपके ऊपर से चली जाएगी क्लास। अभी ये टॉपिक मेंस का है, यहाँ पर सब चीज पहले पढ़नी पड़ेगी। अगर आप वैसे सुन रहे हो तो सुन लो, बट गारंटी नहीं है आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपका बहुत से टॉपिक्स नहीं हुए। बाकी लोग मुझे बता दो, अनमोल, देव, दीपक, दीपाली, इंद्रनील, केशव। यस सर, क्लियर है सर। तो आपका आंसर 1 और 2 है? हाँ, मेरा आंसर 1 और 2 है, क्योंकि उससे आंसर आ गया ना, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी थर्ड को पढ़ने की। अब इन केस यहाँ पर अगर ऑप्शंस होते तो ऑप्शंस थोड़े सा डिफरेंट होते, माइट बी वो हो सकता था फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो एक्चुअली दो चीजें, अगर फर्स्ट और सेकंड से आंसर आ गया है ना, और आंसर निकल के आ रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड अगर ऑप्शन में है और फर्स्ट और थर्ड से भी आंसर आ रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट और थर्ड में से सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट होगा। इसलिए ऑप्शंस अगर होंगे तो थोड़ा सा इजी आपके लिए चीजें होंगी, क्योंकि आप फिर ऑप्शंस के हिसाब से चीजों को चेक करोगे, तो थोड़ा सा वहां पर टाइम ऑब्वियसली है कि 30-45 सेकंड्स कम लगेगा। यस देव। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगा कि थर्ड में वो लोग एकदम मतलब जी और मतलब जी का इंट्रोडक्शन एकदम थर्ड में हो रहा है और ई का भी, तो इसीलिए मतलब आउट ऑफ द 7 2 variables are introduced in the last most statement, इसलिए मुझे लगा कि वो कंसिडर करना पड़ेगा। बट हाँ, बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जनवरी में कौन पैदा हुआ है। ठीक है देव। ओके राधिका, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बट मेरा मैसेज था आरसी की क्लास सोच के भी ले सकते हो, मतलब आरसी की क्लास सोच के भी ले सकते हो, पजल आरसी, पता नहीं क्या डिस्कशन चल रहा है। ठीक है जॉसलंकर भट्टाचार्य, सेम चीज आपको बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। सर जो आपने असम्पशन स्टेटमेंट की वर्कशीट दिया था उसमें कुछ डाउट है, ठीक है राधिका, वो आप अभी संभाल के रखो, वो फिलहाल क्लास में तो नहीं हो सकता, डाउट सेशन होंगे तब वो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। आरसी क्या है? आरसी का मतलब उमंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो नो सर। चलिए, अब यहां पर मैंने आपके सामने ऑप्शंस लगाए, ठीक है। अब ऑप्शंस भी देखो कितने बढ़िया लगाए मैंने आपके सामने, सेकंड एंड थर्ड, ऑल थ्री, फर्स्ट एंड सेकंड, और ऑप्शन ए और डी। मतलब सर वो बोल रहे हैं पजल को आरसी समझ के ले सकते हैं क्या? मर्जी है आपकी, मैथ के क्वेश्चंस भी ऐसे आ रहे हैं आजकल, मैथ्स के क्वेश्चन भी ना ऐसे आ रहे हैं। वो एक जो टाइप होता है उसमें कौन सा वाला होता है वो, एक तो आपका डीआई में जो टाइप होते हैं, एक टाइप होता है जिसमें थ्योरेटिकल देते हैं वो लोग, मुझे एग्जैक्टली हाँ कैसलेट, कैसलेट कहते हैं उसे, कैसलेट डीआई, ठीक है। वो कैसलेट डीआई में भी आपको कैसलेट को पढ़कर उसे
जो आपका टेबल वाला होता है ना, क्या बोलते हैं यार, या बोलिए इंद्रनील। हाँ, टेबुलर, टेबुलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके वो कैसे सॉल्व होती है। बोलो इंद्रनील। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा, माइक ऑन हो गया। ठीक, चलो सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट एंड सेकंड को होगा मिलाकर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा चलो, फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर आंसर आ रहा है, मैं आपकी बात मान गया दीपक, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑप्शन, ऑब्वियस ही बात है, अब ऑप्शन है तो ऑप्शन की हेल्प तो ली जाएगी, लेकिन ऑप्शन ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है ना, ये एक जगह और है, क्योंकि ई का ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड डी, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको ए को भी चेक करना पड़ेगा, समझे। सॉल्व करें कि आप लोगों को टाइम चाहिए। दीपाली, ओके, आई विल वेट। अनमोल, ओके ओके ओके, आई विल वेट। अब बेसिकली आपका जो मेंस का टॉपिक था, मेंस में मैंने बताया था ना आपको 10 मार्क्स का अलग से रहता है, वो 10 मार्क्स में से भी आपका 8 से 9 मार्क्स का कवर हो चुका है, अब सिर्फ आपका 1 या 2 नंबर का सिलेबस बचा है मेंस का। छोटे छोटे टॉपिक हैं, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस और आपका डिसीजन मेकिंग। तो बहुत ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन आता भी है, नहीं भी आता, ठीक है। बाकी 90%। सर ए वाले से तो डिसाइड नहीं हो पा रहा, मतलब इधर ये जो सेकंड थर्ड है। सेकंड थर्ड से चलो देखते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। बी सीट्स, अब कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। B sits second to the right of G. G, who is third to the right of E. B sits second to the right of G, who is third to the right of E. ठीक है। E sits at one of the extrements and is second to the right of C. इसका मतलब क्या है, A sits at one of the extrement and is second to the right of C. इसका मतलब A यहां तो बैठ नहीं सकता, A बैठेगा यहाँ पे, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ C, इसका मतलब C आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या इससे मालूम पड़ सकता है कि H के सेकंड राइट में कौन है, तो इसको एक बार देखते हैं। अगर मैं E को यहाँ पे रखता हूं तो फर्स्ट सेकंड G, G के सेकंड राइट में B यहाँ आ जाएगा, नहीं बन रहा इस तरीके से। अगर मैं G को यहाँ रखता हूं तो फर्स्ट सेकंड E, अब मैं B को यहाँ रख सकता हूं, ठीक है। मुझे बेसिकली चाहिए क्या कि H के सेकंड राइट में है कौन, H के सेकंड राइट में कौन है, ठीक है। तो यहां से तो मुझे पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि H को यहां भी रख सकता हूं, H को यहां भी रख सकता हूं, दे आर फेसिंग साउथ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा दीपाली। अब जब सारे लोग नॉर्थ और साउथ देख रहे हैं, सारे लोग नॉर्थ और साउथ देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप सबका राइट अपने अकॉर्डिंग ले रहे हो ना, लास्ट में क्वेश्चन को चेंज कर देना, यहां पर देख लेना सेकंड टू द लेफ्ट कौन बैठा है, ठीक है, ठीक है। जब सारे लोग नॉर्थ साउथ देख रहे हैं तो नॉर्थ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर लो, और लास्ट में यहाँ पर राइट पूछा जा रहा है तो लेफ्ट कर देना बस, ठीक है। अब यहां से देखो H को आप, एक तो आपकी ये पोजीशन हो गई, ठीक है, G, E और B को लेकर, ठीक। और एक चीज देखो यहाँ पर, G को आप यहां भी रखते तो E यहां आ जाता और B यहां आ जाता, क्योंकि G के सेकंड है ना, B यहां आ जाता, ठीक। एक ये कंडीशन हो जाती, एक ये हो जाता कि G को यहां रखते, E को यहां रखते, B यहां आ जाता।
तो बेसिकली यहां से एच का कुछ अता पता तो लगना है नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, कौन, एच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो ई यहां आ जाएगा, ठीक है। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। अब आप यहां पे एक चीज देखो, जैसे कि अगर मैं पहले वाले को बना लूं, अब यहां पर आप एक चीज देखो, एच के सेकंड राइट में कौन है, तो ऑब्वियसली बात है यहां से तो मालूम पड़ने नहीं वाला, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले से, क्योंकि एच के सेकंड वाला तो पोजीशन खाली है, ठीक है। इसको ना आप नॉर्थ लेके कर लो अभी, ठीक है, फिलहाल के लिए क्वेश्चन को, ठीक है। अब एच के सेकंड राइट में कौन है उससे मालूम तो पड़ नहीं रहा। अब क्या करो, अगर आप फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करते हो तो देखो ए यहां बैठा हुआ है, ठीक है, और सी यहां पर था। अब देखो इसको कैसे पुट करोगे, जी के सेकंड राइट में बी है, ये वाली कंडीशन, तो अगर बी को यहां पुट करते हो, जी को यहां पुट करते हो, और ई और जी के बीच में दो लोग हैं। अब देखो यहां पर डी के, ये डी इस तरफ है लेफ्ट में, इसके सेकंड राइट में इधर एच आ जाएगा, एक दो, कौन हो गया यहां पर आपका, ये बी हो गया। अब जो बच गया उसको आप यहां प्लेस कर दो, कौन बच गया, एफ। क्या पहले और सेकंड को कंबाइन करने का आंसर आ गया, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करने का आंसर आ गया, यस सर। ठीक है। लेकिन आप हम ये लगाकर फटाफट निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना दिया, और ये डिफिकल्ट बना कैसे, ऑप्शन की वजह से, ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप सेकंड और थर्ड को चेक करना पड़ेगा, ये तो आप काट दो, अब इसकी तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब आपको सेकंड थर्ड चेक करना पड़ेगा, तो पूरा हटा रहा हूं, अब सेकंड और थर्ड की चेक करेंगे। मुझे ये तो पता है कि ये डी ऑप्शन तो सही है, अब सेकंड और थर्ड की चेक करेंगे, तो वापस से देखते हैं, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, who sits second to the right of E, कौन, H sits second to the right of E, H sits third to the left of B। बेसिकली यहां से 1 2 3 4 5 6 7 कुर्सियां तैयार है। अब थर्ड देखते हैं, A sits third to the right of G, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो हम राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं। G, who sits second to the left of B, G sits fourth to the right of D, C and H do not sit next to each other। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पर अगर सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट को देखूंगा तो इन्होंने आठों की आठों कुर्सियां जमा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेकंड गड़बड़ हो गई क्या, A sits third to the right of G, who sits second to the left of B, okay, G sits second to the left of B है। G sits fourth to the right of D। देखो अब यहां पर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों की आठों कुर्सियां जम गई। अब इस वाले को उठाकर इसमें देखो, देखो डी के जस्ट बाद कौन है, ई, फिर उसके बाद एक को छोड़कर यहां पे कौन है, एच, फिर 1 2 के बाद बी। तो देखो इसको कंबाइन करा, इसको कंबाइन करा, तो ये बन गई इक्वेशन, बन गई नहीं बन गई, क्या बन गई, ऊपर लिख रहा हूं देखो यहां पे, डी ई, एक का गैप एच, जी, एक का गैप बी और ए। अब भी डाउट में है कि जो बचे हुए हैं वो यहां पर कौन आएगा, लेकिन यहां पर थर्ड वाले स्टेटमेंट में एक लाइन दी है कि सी एंड एच डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो सी यहां नहीं आएगा, सी यहां पे आ जाएगा, और जो बच गया वो यहां आ जाएगा। इसका मतलब सेकंड और थर्ड को जब कंबाइन किया तब भी मेरे को ये मालूम पड़ रहा है कि एच के सेकंड राइट में कौन है, इसका मतलब आंसर होगा ई ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन हो गया हार्ड लेवल का, क्योंकि यहां पर ऑप्शंस ने गेम खराब कर दिया पूरा, वरना आप फटाफट से फर्स्ट एंड सेकंड पे टिक करके निकल जाते। सर यहाँ पे एज के सेकंड लेफ्ट में ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग तो कोई वो अभी उस चीज पे थोड़ा ध्यान नहीं देते, ठीक है, अभी हम इसको नॉट लेके करते हैं, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, राइट और लेफ्ट पे बाद में फोकस करते हैं। हाँ तो फिर ई हो जाएगा ना। हाँ ई आंसर सही है। अब मुझे बताओ कितने लोगों को समझ में आया नहीं आया, ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन था ये, ऑप्शंस की वजह सर से। समझ में तो आ गया था, पर बस और ई वाला जो ऑप्शन है ना सर, ए, ये दोनों का कंबाइन करके देखना पड़ेगा। मेन से थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं ट्रिक खेलेगा ही आपके साथ, ओके। प्रैक्टिस करना इसकी
ठीक है, मैं आपको वर्कशीट जो है ना इसकी डाटा सफिशिएंसी की, ये मैं आपको नेक्स्ट वीक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस अभी आपको वापस से खुद से एक बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। करेक्ट, मैं जो क्लास में करा रहा हूँ इसको आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। वर्कशीट मैं आपको दे दूंगा इसकी नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट वीक में प्रोवाइड कर दूंगा इसकी वर्कशीट। चलो, कोई डाउट इसमें केशव? राशि आप कौन से बैच में हो, बताओगे एक बार बेटा? पजल की डाउट क्लास, मैं पजल के सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको। डाउट क्लास लेने लगा ना तो पजल की डाउट क्लास में कम से कम मुझे 15 सेशन लग जाएंगे। ओके ओके, ठीक है राशि, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है राशि? इसका अगर राशि इसका आपका डाउट सेशन देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, उमंग समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, ठीक है। अब थोड़ा सा ना स्टेट इस पे भी, कंक्लूजन पे भी ध्यान देना, मतलब जो आपके आंसर्स ऑप्शन है। ठीक है राशि, चलो। देर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, 4 मेल्स 4 फीमेल्स, ए इज द वाइफ ऑफ सी, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। ए इज द वाइफ ऑफ सी, सी हैज 2 sons, Q and B, T is the mother of R, ठीक है, T is the mother of R, how is R related to C? अब बेसिकली राशि बोल रही है ई ऑप्शन, तो देखते हैं क्या, अगर ई ऑप्शन सही है तो उसके अलावा फिर कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो थर्ड ऑप्शन अकेले प्रेजेंट और किसी और के साथ कॉम्बिनेशन बना नहीं रहा। तो देखते हैं, R इज द नीस ऑफ B, ठीक है, एंड B इज द ओनली सिबलिंग ऑफ Q, B जो है Q का एक ही सिबलिंग है, मतलब B और Q का ना तो कोई बहन है ना और कोई भाई है, एंड R इज द नीस ऑफ B, R इज द नीस ऑफ B, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आर इज द नीस ऑफ बी का मतलब ये है कि क्यू का कोई ना कोई भाई होगा, सॉरी 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 सॉरी, क्यू की कोई ना कोई बीबी होगी, वाइफ होगी, ठीक है, और उसका
बालक जो होगा, बालक जो होगा मतलब लड़की होगी, बालिका होगी, वो कौन है? बी की नीस है। ठीक है, अब यहां से हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तो टी इज द मदर ऑफ आर, तो ये टी हो जाएगी। क्वेश्चन है ये पूछा रहा है हाउ इज आर रिलेटेड टू सी, तो आर हो जाएगी ग्रैंड डॉटर। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो ऑप्शन से चीजें थोड़ी सी आपके लिए इजी होंगी। मेरा भी यही था सर, वेरी गुड। ई। केशव, दीपाली, केशव कोई डाउट है क्या? देव, किसी को कोई और आंसर लग रहा है क्या? चलें आगे, अगर चीजें क्लियर हैं तो। यस सर। ओके ठीक है, एक और दो से आ रहा है। अब अनमोल, एक और दो से अगर आंसर आ रहा है, चलो मानता हूं एक और दो से आंसर आ रहा है, लेकिन एक और दो का मतलब क्या हुआ कि अनमोल, कि ज्यादा स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। अगर वहां पर सिंगल होता तो सिंगल सिंगल में फिर कॉन्ट्रडिक्शन होता, लेकिन अगर ज्यादा स्टेटमेंट कहीं एक जगह है और एक जगह कम है, तो एक जगह जो कम वाला है वो सही होगा आंसर, क्योंकि कम से कम में आंसर देने की कोशिश करना। डाटा सफिशिएंसी का मतलब ही यही है। ठीक है, ठीक है भाई। चल, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। चंद्रिका, समझ में आ रहा है आपको? ओके राशि, गुड। सर यस दीपक।
सर ये पजल में मतलब ये फ्लोर और ये बॉक्स वाले ही क्वेश्चंस मतलब ऐसे होते हैं और कोई टाइप का नहीं होता सर? किसमें, पजल में? हाँ जी सर। नहीं होते ना, शेड्यूलिंग बेस्ड पजल होता है, क्लासिफिकेशन टाइप पजल होता है, मिसलेनियस होता है, कराऊंगा अभी। अच्छा जी सर, ठीक है जी। अभी तो उसमें कम से कम ये सर आपके फ्लोर। 5 लेक्चर और लगेंगे, 5 घंटे और लगेंगे हमें कवर करने में अभी। अच्छा सर, ये फ्लोर थोड़ा सा डबल टाइप फ्लोर में ना थोड़ा कंफ्यूज है। फ्लोर तो आती आता है क्वेश्चन। हाँ सर वो तो। चलो 2 and 3 से कह रहा है आंसर इंद्रनील कह रहा है, चलो देखते हैं। There are 5 floors in a building named 1 to 15 such as the lowermost is stored as 1 and topmost is 5. राशि आप इंद्रनील के संग कुछ बात कर रहे हो ही नहीं सकता मीन्स, या आप उसके क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हो क्या? कोई बात नहीं, सर उसका आंसर है ना 2 and 3 सफिशिएंट, तो मैं सही। उसके लिए बोल रही हूँ, बोल अच्छा नहीं सकता। सही सर 2 and 3 नहीं होगा, 1 2 3 तीनों हो गए। ओके, इंद्रनील is asking for sorry ठीक है। 5 members live at different floors of the building, namely Oreo, Limca, Pepsi, Mirinda and Coca-Cola, but not necessarily in the same order. All 3 books are on different companies A, B, C, D, E. Pepsi stays on floor number 2. Wow. Pepsi stays on floor number 2 and works in company D. Mirinda stays on floor number 5. आप दोनों मिलकर एक दूसरे की टांग खींच रहे हो बस। Mirinda stays on floor number 5. Also the one who stays on floor number 1 is working in a company A. ठीक है। Then who lives on floor number 3 and which in company does he or he works? Okay. Neither Limca nor Coca-Cola works in company A. देखो ये दिया हुआ है, neither Limca nor Coca-Cola works in company A का मतलब क्या है? ना यहाँ तो Limca आएगा ना Coca-Cola आएगा, मतलब वो दोनों यहाँ पर आएंगे, Limca या Coca-Cola, Limca या Coca-Cola। ठीक है, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है, वन हू लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 3 वर्क्स इन कंपनी सी। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर है, यहाँ पर C3 आ जाएगा। लेकिन देखो ना तो 1 से अभी आंसर करेक्ट मालूम पड़ा क्योंकि डाउट में लिम्का को बोला, और 2 से सिर्फ इतना मालूम पड़ा कि कंपनी कौन सी है, पर पर्सन कौन सा वो मालूम नहीं पड़ा। तो अकेले ना इससे काम बन रहा ना अकेले इससे काम बन रहा। कोका कोला डज नॉट वर्क इन कंपनी सी, तो जब इसको कंबाइन करा दे, कोका कोला डज नॉट वर्क इन कंपनी सी। ओके, कोका कोला डज नॉट वर्क इन कंपनी सी। अब इस चीज को ध्यान से देखेंगे, अगर मैं सिर्फ सेकंड और थर्ड को कंबाइन करता हूं तो सी तो मालूम पड़ जाएगा, बट कोका कोला डज नॉट वर्क इन कंपनी सी तो वो यहाँ पे भी काम कर सकता है, यहाँ पे भी काम कर सकता है। बट जब ये वाले स्टेटमेंट 1 को कंबाइन करोगे तब मालूम पड़ेगा कि लिम्का और कोका कोला के लिए ये जगह तो है ही नहीं, तो ये दोनों जगह हैं बेसिकली उनके लिए। तो यहाँ पर अब थर्ड को देखोगे, कोका कोला यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, लिम्का करेगा काम यहाँ पे। और ये जानकारी कब मिल पा रही है आपको, जब आप तीनों को ही कंबाइन कर रहे हो। क्या समझ में आई इतनी सी बात सब लोगों को? सबको क्लियर है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन वर्कशीट में मैं आपको होमवर्क लिए दे दूं, आप खुद से ट्राई करोगे क्वेश्चन? चलो, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके ऑप्शंस आपके यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग इसे ट्राई करना। ठीक है, और फिलहाल के लिए अपनी प्रिपरेशन को, अपनी प्रैक्टिस को लगाए रखो। ठीक है, प्री के लिए सबसे बोल रहा हूं मैं, दीपाली, चंद्रिका, देव, दीपक, दीपाली, इंद्रनील, राशि, उमंग। ठीक है, राशि कोई भी एग्जाम दिया था अभी जिसके रिजल्ट आए हैं, SBI, IBPS या RRB? कोई क्लियर हुआ बेटा? कोई बात नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग डिमोटिवेट हो जाओ। कोई बात नहीं अगर नहीं हुए तो। लेकिन अब आप देखो राशि, हाँ एक सेकंड उमंग, देखो राशि, पॉइंट ये है कि अगर आपने इस बार जो मिस्टेक करी है, ठीक है, उससे अगर आप सीखते हो तो ये आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा।
अगर आप सीख के कामयाब हो जाते हो, नहीं तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। तो इट्स बेटर कि इस बार जो गलतियां की है उससे सीखो, ठीक है। और ऐसे ही बंच में पेपर्स होते हैं। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या सवाल कर दिया दिल में दर्द हो गया आपके देव? हाँ राशि बोलो। सर मेरे को पता है मेरी गलती कहाँ पे है। मेरी जो मिस्टेक्स होती है ना वो इंग्लिश में होती है, अच्छा, तो वो नहीं कर पा रही मैं। तो आपका इसमें आईबीपीएस पीओ में क्या स्कोर रहा? आईबीपीएस में तो मेरे ख्याल 10 से कम थे, 43 थे, 43 के 43 अच्छा, थे। ओवरऑल मतलब टोटल मार्क्स। हाँ जी तो ठीक है, सर, अटेम्प्ट में मैंने नहीं किए थे। तो अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। तो और बाकी एसबीआई पीओ और आरआरबी पीओ में क्या रहा? सर उनका अच्छा नहीं रहा मेरा कोई बिल्कुल बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन पॉइंट ये है, अब देखो यार मैं कैसे बोलूं, मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूँ, मतलब मैं, अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर अभी ऑब्वियस ही बात है मैं आपके सामने हूँ तो मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे चारों पांचों जो भी रिजल्ट आए सारे क्लियर हुए, ठीक है, और अच्छे स्कोर से। तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ आपसे कि ना तो मैं, ना तो कोई और टीचर, ना आपका कोई एल्डर ब्रदर जिसने ऐसा किया है, ना आपका कोई फ्रेंड उसने ऐसा किया है, वो कोई कोई इंटेलिजेंट नहीं है। राशि क्या बोल रहे हो? सर। जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, अभी आ रही है क्या? हाँ जी मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि कोई इंटेलिजेंट नहीं है, थोड़ा सा ना हार्डवर्क करना है। वो हार्डवर्क क्या है? वो है प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस, लगातार मॉक टेस्ट देना है, लगातार उसका एनालिसिस करना है। वहां से जो लर्निंग मिलेगी ना, वो एक अलग ही कर्व बनेगा। ऐसा कर्व जा रहा होगा आपका लर्निंग का, ऑल ऑफ अ सडन वो कर्व ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये बात बोल रहा हूं ना, इसका वजन शायद हजारों किलो से ज्यादा है, कि मॉक टेस्ट जान है बैंकिंग एग्जाम्स की। मॉक टेस्ट देना, उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सोर्स है क्या कुछ है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाँ आप जो दे रहे हो सही है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, मैं सबसे वही बात बोलूंगा, आज से ही लग जाओ, क्योंकि आज से फिर 6 महीने बाद, आज से फिर 6 महीने बाद वापस से ये साइकिल रिपीट होगी। आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क। 4-5 महीने का टाइम है बेटा, इसमें हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार मॉक टेस्ट दो और पूरा एनालिसिस करो, ठीक है। और राशि अगर इंग्लिश कमजोर है तो मैम से बात करो उसके लिए। देखो राशि, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कल भी मुझसे स्टूडेंट ने पूछा, देव नहीं पूछा था मुझसे कि सर इंग्लिश का क्या सीन है, मतलब किसी ने तो पूछा था, देव को पता है। तो मैं, जो मेरा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है मैथ और रीजनिंग में। मैथ और रीजनिंग में 70 में से कोशिश करता हूँ कि 60 प्लस आ जाए। बाकी इंग्लिश में मैं उतना अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ 15 से 20 मार्क्स का, क्योंकि नेगेटिव होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम वहां पर काम करता हूँ, जिससे कि रिस्क नहीं हो नेगेटिव का, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है वहां पर अगर ज्यादा ट्राई करने गया तो नेगेटिव में फंस सकता हूँ। तो जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैथ और रीजनिंग में, उसमें करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी एक्यूरेसी 99% है, ठीक है। बट स्टिल अंजलि मैम से बेस्ट आपको कोई नहीं मिलेगा इंग्लिश में गाइड करने के लिए, ठीक है। तो उनका पूरा फायदा उठाओ, ठीक है। बाकी रीजनिंग में कभी भी सुबह दोपहर शाम 24/7 कभी भी डाउट आता है लेकर आओ, चाहे मेंस हो, क्योंकि बेसिकली पहले प्री पे फोकस करो। मेंस के क्वेश्चन को धीरे 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 करके जब एक लेवल बन जाए प्री में, तब मेंस के क्वेश्चन को उठाना। कभी भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो, कभी भी आप डाउट भेज सकते हो, ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिस एक ऑब्वियसली बात है कि एकदम आप माउंटेन नहीं चढ़ जाओगे, धीरे धीरे करके ही पहुंचोगे उस लेवल तक। और बिलीव करो, अगर ये करोगे तो 99 100% फल मिलेगा, मिलेगा। यस देव, मैं भी हूं ना हेल्पफुल या नहीं हूं? सर आप तो मतलब मेरे, मतलब क्या बताओ, 24/7 का फायर ब्रिगेड हो मेरा। ओह माय गॉड, थैंक्स, थैंक्स ब्रो, ठीक है, चलो फिर। सर एक बार 15th क्वेश्चन दिखा दो मुझे, मतलब क्वेश्चन ही दिखा दो चाहे। बिल्कुल बेटा, एक सेकंड, थोड़ा सा, एक सेकंड देखो। बुक का नाम मैंने कोई नहीं बोला था, इंद्रनील। मैं जो बोलता नहीं हूँ इंद्रनील वो सुन लेता है। मैंने कब बोला बुक का नाम? मैं तो सिर्फ इतना सर बोल। एनटीपीसी सर एनटीपीसी का जीएस के लिए एक बुक बोला अच्छा, था ना स्पीडी आपने। स्पीडी स्पीडी करके आती है, स्पीडी, क्या? स्पीडी स्पीडी, एक बुकलेट है स्पीडी करके।
सर लिख लिख दीजिए एक बार। राशि ने लिख दिया कमेंट सेक्शन में स्पीडी। अच्छा स्पीडी। यार स्पीड के आगे वाई लगा दो, हद कर रहे हो। सर मैंने सुना एसपीडी। ठीक है हो उमंग, गया सर, हो गया। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है। तो ये जो वर्कशीट है ना क्लास प्रेजेंटेशन, ये तो अभी मैं आपको हल्कल मैम को बोल के दिलवा देता हूँ। बाकी इसकी जो वर्कशीट है, सॉरी ये क्लास में दिला देता हूँ, इसकी जो वर्कशीट है मुझे थोड़ा टाइम दो, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ उसमें, क्योंकि आपको वो बेसिकली मेंस की टाइम पे प्रैक्टिस करनी है। अभी फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, 16 क्वेश्चन है इसकी, अभी सेंड करवा देता हूँ, ठीक है। चलो, और कोई भी डाउट हो भेजो हमेशा क्वेश्चंस को, डाउट सेशन लेंगे, नहीं तो कैसे ना कैसे करके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, बाय बाय चंद्रिका, देव, दीपक, दीपाली, इंद्रनील, राशि, उमंग। थैंक यू सर। चलिए अपना ख्याल रखिए, मौज करिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, टाटा। You are now muted.